नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय जैव प्रक्रम का अगला भाग। पहले भाग में आपने पौधों में पोषण देखा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानव में पोषण कैसे होता है। तो आइए पहले मैं आपको पाचन तंत्र के बारे में बता दूं। जी हाँ, ये जो मैंने चित्र बनाया हुआ है, ये अपने शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र, हमारा शरीर क्या है बच्चों, एक बहुत बड़ी मशीनरी है। इसमें अलग अलग तंत्र अलग अलग कार्य के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो पाचन के लिए जो तंत्र जिम्मेवार है उसको हम बोलते हैं पाचक तंत्र। पाचक तंत्र का ये चित्र मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इसको जरा आप ध्यान से देखिए। कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे मुंह से, और लास्ट में कहाँ पे जाके खत्म होता है? ये होता है गुदा द्वार में जाके खत्म। तो जैसे ही हम अपना मुंह ओपन करेंगे, आपको एक गुहिका दिखाई देगी, एक गुफा जैसी दिखती है, उसको हम बोलते हैं बच्चों मुंह गुहा। इस मुंह गुहा के अंदर क्या क्या चीज विद्यमान होती हैं, वो है बच्चों, ये जो द्वार है इसको हम मुंह बोलते हैं। फिर आपको दांत दिखाई देते हैं, जीवा होती है और लाला ग्रंथियां होती हैं। समझ आ गई? उसके बाद आगे चलिए कि इस मुंह गुहिका का जो अगला भाग है उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। ये एक आपकी जो नासिका गुहिका होती है उसका और मुंह गुहिका, मुंह गुहा दोनों का एक ही रास्ता होता है, जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। इसके आगे फिर श्वसन नली आ जाती है और पीछे हमारी भोजन नली यानी कि ग्रसिका आ जाती है। ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता, इसमें संकुचन और अनुशीथलन से भोजन आगे जाता है। ये है हमारा आमाशय, जहाँ पे भोजन का मंथन होता है अच्छे से, और आमाशय थोड़ा सा ये जो अंग्रेजी का जे अक्षर होता है उससे मिलती जुलती इसकी आकृति होती है। फिर ये आगे पतली नली में बदल जाती है। पतली नली काफी लंबी होती है। एक वयस्क मनुष्य के अंदर ये 6.5 से लेकर 7.5 मीटर लंबी तक होती है। चलते जाओ इसमें आगे, ये फिर यहाँ पे 7.5 मीटर बाद में फिर थोड़ी सी मोटी नली में बदल जाती है। ये जो पतली नली थी इसको हम बोलते हैं शुद्रांत्र। क्या बोलेंगे? शुद्रांत्र या छोटी आंत। फिर ये एक मोटी नली में बदल जाती है और इसको हम बोलते हैं वृहदांत्र या बड़ी आंत। सिंपल भाषा में हम उसको क्या बोलेंगे? बड़ी आंत। जहां हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत के जुड़ने का जो जगह होती है उस पे एक हमारी जो कहते हैं कि काम में न आने वाला अंग विद्यमान होता है, उसको हम बोलते हैं परिशोषिका। अब ये वृद्ध आंत पहले ऊपर की तरफ उठती है, फिर ये आड़ी चलती है, फिर नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, इसके जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर के करीब होती है। आगे चलिए, फिर इसके बाद ये वृद्ध आंत एक थैली जैसी आकृति में बदल जाती है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं मलाशय, और मलाशय के बाहर का जो द्वार होता है उसको हम बोलते हैं गुदा द्वार। तो आपने क्या देखी कि जो ये हमारी आहार नाल है मुंह से शुरू होती है और कहाँ चली गई है? गुदा द्वार पे जाके खत्म होती है। ये पूरे शरीर में यहाँ से लेके जहां से आप अपना मल का निष्कासन करते हैं वो पूरी क्या कहलाती है? आहार नली। ठीक है, पूरी को आहार नली बोलेंगे। अब इसके साथ जो सहायक ग्रंथियां होती हैं जो मोटे तौर पे हैं, आपको दिखाई दे रही हैं, ये यकृत है, और दूसरा हमारे आमाशय के नीचे ये क्रीम कलर का एक और अंग प्रेजेंट होता है। अंग भी बोलते हैं इसको, ग्रंथि भी बोलते हैं। उसको बच्चों बोलते हैं हम अग्नाशय। आइए एक बार अब मैं हमारा जो ये पोषण तंत्र या पाचन तंत्र हम इसको बोलेंगे, पाचन तंत्र। इसके मुख्य अंग मैं ये बनाई हुई है, यहां से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। क्या क्या है? मुंह गुहा, मुंह से शुरुआत हो रही है तो मुंह गुहा, फिर ग्रसिका, आमाशय, शुद्रांत्र, वृद्ध आंत्र और मलाशय, यानी ये 6 मुख्य अंग होते हैं। और इसके साथ जो सहायक ग्रंथियां होती हैं जो पाचन कार्य में अपनी सहायता देते हैं अपना श्रवण के माध्यम से, वो है बच्चों 5 मुख्य ग्रंथियां होती हैं। लाला ग्रंथियां या लार ग्रंथियां बोलते हैं इसको, जठर ग्रंथियां, शुद्रांत्र ग्रंथियां,
यकृत भी ग्रंथि है और अग्नाशय भी ग्रंथि है। तो ये आपने क्या देखा कि हमारे पाचन तंत्र में 6 मुख्य अंग होते हैं और 5 मुख्य ग्रंथियां होती हैं। जब ये सारे मिल के काम करते हैं तो कार्य संपूर्ण होता है भोजन के पाचन का। आइए अब हम जानें, जो विषमपोषी जीव यानी जो मानव है उसमें ये पाचन का तंत्र जो है वो कितने चरणों में संपूर्ण होता है। पहला चरण इसमें आता है बच्चों अंतर्ग्रहण करना। भोजन को प्लेट में से उठा के आपने अपने मुंह में रखना। उससे पहले आपने प्लेट में ये भी देख लेना है कि रखा क्या क्या है। चपाती है, उसके अंदर सब्जी है, थोड़ा सा सलाद है, दही है, ये सारी चीजें आपकी प्लेट में है। अब 6ठी क्लास में आपने पढ़ा था कि जो हमारा भोजन होता है उसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, यानी उसके पाचक तत्व जो हैं वो कौन कौन से हैं। आपने पढ़ा क्या, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होती है, खनिज लवण होते हैं उसमें, और विटामिन्स होते हैं, और उसके अंदर रेशीय पदार्थ भी होते हैं और जल भी होता है। ये आप छोटी क्लास में कर चुके हो। तो अभी जो मैंने प्लेट में आपको बताया उसमें परोंठा किससे बनेगा, व्हीट से, गेहूं के आटे से, और घी, मक्खन घी जो भी लगा के आप बनाओगे तो उसके अंदर दोनों चीजें होगी। जितने भी अनाज होते हैं बेटे अपने, उन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। और जितनी भी तेलीय चीजें होती हैं, चाहे वो पौधों से निकाला हुआ तेल हो, चाहे जीव जंतुओं से प्राप्त किया हुआ हो, उसमें होती है वसा। और जो आपने सब्जी खाई है, मान लो आपने राजमा लिए हैं, तो राजमा किस के अंदर क्या है, प्रोटीन है। और बाकी जो सब्जी, सलाद, मतलब सलाद आपने लिया है उसके अंदर विटामिन और मिनरल हैं, और साथ में अगर हरी सब्जी भी है तो उसमें भी विटामिन्स और खनिज लवण प्रेजेंट होते हैं। अब एक बात और बता दूं कि जो ये 3 मेन चीज होते हैं, मेन तत्व है, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों की ही हमारे शरीर को पाचन करने की जरूरत होती है, यानी उसको टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत होती है। बाकी हमारा जो शरीर है वो खनिज लवणों को और विटामिन्स को जैसे हम लेते हैं उसी अवस्था में वो उसको अवशोषित कर सकते हैं। तो आइए पहले हम बात करेंगे अंतर्ग्रहण की। प्लेट में से उठा के बाइट का आपने जो मुंह में डाला है, उस प्रक्रिया का या उस चरण को हम क्या बोलेंगे, अंतर्ग्रहण। भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद में भोजन कहाँ पहुंचेगा, हमारी मुंह गुहिका में। अब मुंह गुहा में जैसे ही जाएगा, हमारी जो लार ग्रंथियां हैं वो अपना सलाइवा, जो अमाइलेज उसके अंदर एंजाइम होती है या जो लार होती है, वो निकालना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो खाना हमने खाया है वो थोड़ी सूखी फॉर्म में है, सूखी अवस्था में है, उसको अंदर निगला नहीं जाएगा। तो लार ग्रंथियां कितनी होती हैं, ये होती हैं आपकी 3 जोड़े, यानी 6 लार ग्रंथियां होती हैं। दांतों का क्या काम होता है इसके अंदर, ये चबाने का काम करते हैं। ये भी 4 तरीके के होते हैं। सामने जो होते हैं वो काटने का काम करते हैं, उसके पीछे जो नुकीले होते हैं वो चीरफाड़ का काम करते हैं, उसके पीछे जाते हो तो थोड़े बड़े दांत होते हैं, वो मोलर और प्रीमोलर होते हैं, वो उसको अच्छे से पीसने का काम करते हैं। तो बीच में एक पेशीय अंग और होता है हमारी मुंह गुहा में, उसको हम बोलते हैं जिह्वा। जिह्वा के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती हैं, बिल्कुल सामने होती है मीठे की, उसके आगे होती है नमकीन को बताने वाली, उसके आगे अम्लीय स्वाद को बताने वाली, और बिल्कुल आखिर में तालू में जो ऊपर की तरफ होती है वो होती है हमारी क्षारीय स्वाद को बताने वाली स्वाद कलिकाएं। ठीक है, ये आप छोटी क्लास में कर चुके हैं, इसलिए मैं इनके ऊपर ज्यादा गहराई में बात नहीं करूंगी। तो अंतर्ग्रहण आपने लिया, मुंह गुहिका में उस भोजन की कटिंग हुई, उसकी पिसाई हो गई है, और साथ में लार उसमें मिश्रित हो गया है। आप करके देखना खुद, आपने सिर्फ चपाती का एक पीस लेना और कुछ नहीं लेना बीच में, और उसको प्रॉपर चबाना है। चबाने के बाद आप देखोगे कि उस चपाती में से मीठा स्वाद आना शुरू हो जाता है। यानी जो चपाती हमारी मंड की बनी हुई थी, वो मंड किस में बदल गया, शर्करा में। शर्करा में बदला किसकी वजह से, लार ग्रंथि में जो एमिलेज एंजाइम था। एंजाइम क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, तो उसमें बदल गया। तो यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, मंड क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है बच्चों, इसके अंदर जटिल अणु का ये बना होता है, तो इसका थोड़ा सा पाचन हो गया।
ठीक, अब थोड़े से पाचन के बाद भोजन फैरिंग्स में से होता हुआ कहाँ आ गया? आपकी भोजन नली में। भोजन नली ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता, सिर्फ वो संकुचित होती है, अनुशिथिल, संकुचित अनुशिथिल, और भोजन कहाँ पहुंच जाता है? आपका आमाशय में। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है, यानी दूसरा चरण हमारा पाचन शुरू कहाँ से हो गया है? जो पाचन है ये अंतर्ग्रहण, उसके बाद में ये पाचन, पोषण नहीं पाचन बोलेंगे यहाँ पे हम, पाचन, ये शुरुआत कहाँ से हो चुकी है? इसकी मुंह गुहिका से शुरुआत हो चुकी है। अब आमाशय के अंदर देखते हैं कि कौन से भोज्य तत्व का पाचन होता है और कैसे होता है। बच्चों, जैसे ही भोजन नली से आमाशय में पहुंचता है, आमाशय के भीतरी दीवार पे क्या होती हैं? आपकी जठर ग्रंथियां होती हैं। ये जठर ग्रंथियां अपना श्रावण शुरू कर देती हैं। उस जठर रस में क्या क्या है? एक होता है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा होता है पेप्सिन, एक तरीके का एंजाइम, और तीसरा होता है इसमें श्लेष्म। तो एक हम नजर डालते हैं कि इन तीनों श्रावित चीजों का, यानी जठर रस के अंदर जो तीन मुख्य तत्व थे, इनका क्या काम होता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये उस भीतर के माध्यम को अम्लीय कर देता है, और साथ में भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर के अंदर चले गए हैं, उनको मार देता है, उनका क्षय कर देता है। पेप्सिन, क्योंकि ये पेप्सिन जो है प्रोटीन का थोड़ा सा पाचन करेगी, और इसके पाचन के लिए, इसके काम करने के लिए माध्यम का अम्लीय होना जरूरी है। तो ये पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देती है। तीसरी जो श्लेष्मा है, आपने जाना है कि अम्ल किस नेचर के होते हैं? ये कहीं पे भी अगर गिर जाते हैं वहां घाव कर देते हैं। तो उस घाव से, भीतरी दीवार को घाव से बचाने के लिए हमारे जठर रस में भगवान ने श्लेष्मा दिया है। ये अपनी आमाशय के भीतरी दीवार को, जो आंतरिक दीवार होती है, उसको अम्ल के कुप्रभाव से बचाती है। तो अब, और इसके अंदर आमाशय में भोजन 2-3 घंटे तक रहता है, तब तक इसकी पेशियां उसको खूब घुमाती हैं, और घुमाने से वो बिल्कुल लेई जैसा बन जाता है। अब ये भोजन यहां से इस कंट्रोल पेशी के द्वारा, ये नियंत्रित पेशी है जो भोजन को वापिस आमाशय में नहीं आने देती। ठीक ऐसे ही भोजन नली के पास भी यहाँ एक पेशी होती है जो भोजन को भोजन नली से आमाशय में तो आने देती है, पर वापस नहीं जाने देती। पर कई बार हमें उल्टी आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब अगर अम्ल का श्रावण ज्यादा हो जाता है तो वहां भीतर जो आमाशय के अंदर दबाव ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वो इस पेशी के ऊपर दबाव डालता है और उल्टी आ जाती है। अम्ल जितना हमें चाहिए उतना होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा भी होता है तो हमारे पेट में जलन होनी शुरू हो जाती है, और उस टाइम हमें कौन सी चीज खानी चाहिए? जो क्षारीय होती है नेचर में। अब देखिए आगे भोजन अब कहाँ जाएगा? शुद्रांत्र में। तो अब हम जानते हैं कि शुद्रांत्र में जैसे भोजन पहुंचेगा तो उसके साथ क्या होगा। हाँ जी बच्चों, जैसे ही अर्धपाच्य भोजन कहाँ पहुंच रहा है? हमारी क्षुद्रांत्र में, यानी छोटी आंत में पहुंचता है। तो इस छोटी आंत की भीतरी दीवार पे जो ग्रंथियां होती हैं, उनको हम आंत्र ग्रंथियां बोलते हैं, वो भी अपना श्रवण शुरू कर देती हैं। ठीक उसी समय यकृत, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये अपना जो श्राव है ये लगातार करती रहती है, और वो इकट्ठा होता रहता है एक लोटे जैसी आकृति में। इसको बच्चों बोलते हैं पित्ताशय। और ये मैंने हरा रंग किया है क्योंकि उस पित्तरस का रंग भी हरा होता है। तो और ये जो पित्तरस है, ये पित्ताशय से पित्त नली के द्वारा कहाँ तक पहुंचेगा? अग्नाशय नली तक। अग्नाशय नली में उसी टाइम जो अग्नाशयी रस होता है वो भी मिल जाएगा, और दोनों इकट्ठी मिलके कहाँ खुलती हैं? क्षुद्रांत्र में। अब इस टाइम पे क्षुद्रांत्र में क्या क्या हो गया? एक तो आमाशय से आया हुआ भोजन हो गया, पित्तरस हो गया है, और खुद का जो छोटी आंत के अग्नि का क्षुद्रांत्र ग्रंथियों का जो रस है वो हो गया, अग्नाशयी रस हो गया। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन काम करता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जो पित्त रस है वो काम करेगा। क्या? उसके अंदर जो क्षारीय लवण होते हैं वो माध्यम को पहले क्षारीय कर देते हैं। दूसरा काम जो पित्तरस का होता है वो वसा का विघटन करता है। वसा के जो अणु होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जटिल अणु होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और इसको बोलते हैं वसा का इमल्सीकरण। समझ आ गया?
ठीक है ना। वसा के जटिल अणुओं को छोटे अणु में विघटित करना कहलाता है वसा का इमल्सीकरण। इमल्सीकरण के बाद में जो अग्नाशयी रस है, जो इस अग्नाशय से आया है, उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होएगा? 3 चीजें, 3 एंजाइम इसमें विद्यमान होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमिलेज। एमिलेज। अब तीनों ये किस किस के ऊपर काम करते हैं? माध्यम कैसा हो चुका है? ये क्षारीय लवणों की वजह से माध्यम क्षारीय हो गया। तो जो ट्रिप्सिन है ये एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करेगा, लाइपेज वसा का पाचन करेगा और एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। पर किसके साथ मिलके? जो शुद्रांत्र की ग्रंथियों ने अपना स्राव किया है उसके साथ मिलके, आंत्र रस के साथ मिलके ये कैसे पाचन करेंगे? कार्बोहाइड्रेट, एमिलेज मिला, साथ में आंत्र रस भी था और बन के कार्बोहाइड्रेट के जो जटिल अणु थे वो ग्लूकोज के साधारण अणु में बदल गए हैं। वसा, यहाँ पे इमल्सिफाइड वसा हम लिखेंगे। कौन सी वसा है ये? इमल्सिफाइड वसा। इमल्सिफाइड वसा जो लाइपेज है, क्योंकि ये काम किस में चल रहा है बच्चों? क्षारीय माध्यम में। लाइपेज इसको किस में बदल देगा? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, दोनों में बदल देता है। तीसरा आता है प्रोटीन। प्रोटीन का विघटन जो है वो किस में हो जाएगा? अमीनो अम्ल में। तो यहाँ पे आके हमारा पाचन की क्रिया जो है वो पूरी हो गई। पाचन कौन सा चरण है? दूसरा चरण। अंतर्ग्रहण के बाद पाचन पूरा हो गया। अब जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि तीसरा चरण आता है हमारे जो विषमपोषी जीव हैं उनमें, वो आता है अवशोषण। अब ये जो पाचित भोजन है ये इस क्षुद्रांत्र के अगले भाग में जाता है और अगले भाग को मैं थोड़ा बड़ा करके यहाँ दिखा देती हूँ। इसमें ये अंगुली जैसी आकृतियां विद्यमान होती हैं, इनको बोलते हैं बच्चों विली। क्या बोलेंगे इनको? विली। और ये विलियां एक तो भीतरी दीवार का क्षेत्रफल बहुत बढ़ा देती हैं, जिससे अधिक से अधिक उस जो पाचित भोजन है उसका अवशोषण हो सके, उसको वो सोख सके। अब इसको वो सौंपती जाती हैं, जो अपाचित है उसको आगे की तरफ धकेलती जाती हैं। तो ये जो अवशोषण का कार्यक्रम है ये पूरा 6-7 फीट तक चलता रहता है और जो अपाचित भोजन है उसको आगे की तरफ धकेल दिया जाता है। तो तीसरा चरण आपको समझ में आ गया होगा, वो क्या है? अवशोषण। अब जो अवशोषित भोजन है उसको वितरित करना है। अब वो वितरण का कार्य किसके थ्रू होएगा? किसके द्वारा होएगा? वो इस छोटी आंत की दीवार के अंदर जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, उसमें इस पाचित भोजन को डाल दिया जाता है। अब यहाँ से पाचित भोजन जिस अंग पे, जहाँ पे हमारी ज़रूरत होती है वहाँ भेज देते हैं। जैसे ग्लूकोज को कहाँ भेजेंगे? हर कोशिका तक भेज दिया जाता है, क्योंकि कोशिका के भीतर श्वसनीय पाचन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ग्लूकोज किस में विघटित होएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, और साथ में हमें ऊर्जा देगा। उसी ऊर्जा से हमारी पूरी बॉडी काम करती है। जो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल हैं ये लसिका वाहिकाओं के द्वारा बॉडी में विस्तरित की जाती हैं, और जहाँ पे अगर बॉडी में ग्लूकोज नहीं है तो ये विघटित होकर ऊर्जा देती हैं। पर अगर ग्लूकोज है फिर कहाँ जाएगा? ये त्वचा के नीचे जाके एक एडिपोज नामक ऊतक में जमा हो जाते हैं। अमीनो अम्ल को ब्लड जो हमारा रुधिर है वो कहाँ भेजेगा? ये उसको भेजेगा जिस जगह पे वृद्धि हो रही है, या हमारे किसी ऊतक में या कोशिका में या किसी अंग में कोई टूट फूट हो गई है तो उसकी मरम्मत के लिए वहाँ पे भेज देगा। तो ये अवशोषण का कार्य पूरा संपूर्ण पाचन भी कहाँ होता है? छोटी आंत में, शुद्रांत्र के अग्रिम भाग में होती है। इसका दूसरा नाम डोडेनम भी होता है। और जो अवशोषण का कार्य होता है वो जेजनम में और इलियम दोनों में होता है। अब जब भोजन हमारी छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश करता है उस समय तक जितने आपके आवश्यक तत्व थे, यानी ग्लूकोज, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल, इन सब का संपूर्ण अवशोषण हो चुका होता है। अब यहाँ जो पहुँचा है इस अपोषित भोजन में, या हम अविघटित भोजन के अंदर
जल के अणु ज़्यादा होते हैं। तो जो हमारी ये वृत्त आंत है या बड़ी आंत है, इसकी दीवार की कोशिकाएं किसका अवशोषण करती हैं? जल का। और कुछ अगर खनिज लवण आ गए हैं उनका भी ये अवशोषण कर लेती है। बाकी जो अपचित भोजन है उसको आगे की तरफ धकेल दिया जाता है और ये धीरे धीरे हमारे मलाशय में इकट्ठा होता रहता है। अवशोषण पूरा हो गया। छोटी आंत में हुआ सारे के सारे भोज्य तत्वों का, और बड़ी आंत में जल का और कुछ खनिज लवणों का अवशोषण हुआ। अब मलाशय में आके भोजन इकट्ठा, जो अविघटित है, अपाचित भोजन है, वो यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। और जब ये पूरा भर जाता है तो गुदा द्वार से हम इस अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जब ये अपचित भोजन बाहर निकलता है, उसके साथ ही मलाशय की भीतरी दीवार की एक परत भी आ जाती है। तो इससे अंदर की इस थैली का जो अंदर का वातावरण है वो समय समय पे साफ होता रहता है। आपने देखा कि ये वो तंत्र है, ये वो सिस्टम है जिसकी वजह से हमारा शरीर कार्य करता है। तो एज ए मानव जाति हमारा अपना ये फर्ज बनता है कि हम अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त रखें, फिट रखें। इसको दुरुस्त रखने के लिए एक मैं सीधी सी सफाई का तरीका आपको बता देती हूँ। एक तो अपने भोजन में आपने ज़्यादा से ज़्यादा रेशेदार चीज़ें लेनी है। दूसरी, रात को सोने से पहले ब्रश करना है, और पूरी रात जो लार ग्रंथियां लाल स्रावित करती हैं उसको सुबह एक गिलास कोसा पानी लेना है, उसके साथ अंदर ले लेना है। क्योंकि जो सुबह की आपकी बासी लार होती है बच्चों, उसका जो एमिलेज एंजाइम है ये क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। क्योंकि भोजन तो अब है नहीं, जो था वो सारा पच गया है। अब हमारी ये जो भोजन नली है, पूरी जो आहार नली है वो खाली है। तो जो एमिलेज है वो पानी के साथ मिलकर, यानी जो लार रस है वो पानी के साथ मिलकर पूरी के पूरी आहार नाल की सफाई कर देता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा मानव में पाचन कैसे होता है, पाचन तंत्र के मुख्य अंग और कौन कौन से अंग में कौन कौन सी क्रिया होती हैं, जो 4-5 मैंने मेन मुख्य चरण बताए हैं वो सारे आपको समझ आ गए होंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले भाग के लिए दूसरी वीडियो में।